हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी भर्ती के बारे में। जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, अब बहुत ही कम समय बचे हैं उसमें, जो कि एएमआर, एसएसआर और डबल ए के लिए होगी 2021 बैच के लिए। एएमआर 4 2021 बैच और एसएसआर एंड डबल ए 2 2021 बैच की वैकेंसी। तो क्या हो सकता है एडवर्टाइजमेंट में बदलाव, क्या कुछ बदल सकता है, किन चीज़ों में बदलाव हो सकता है, लाइक सिलेबस चेंज, एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव हो सकता है, और जो एडमिट कार्ड आता था जिस तरीके से जिन परसेंटेज पे, उसमें बदलाव आ सकता है। ये सभी कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी की हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और साथ ही साथ इंडियन नेवी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की जो वैकेंसीज होती हैं। इंडियन नेवी में जो वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में, यानी कि जो टोटल वैकेंसीज आती हैं निकलती हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एएमआर के बारे में। एएमआर में अगर बात करें तो टोटल 400 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जिसमें कि अलग अलग रेशियो होती है। अब रेशियो किस प्रकार से होती है वो मैं बता देता हूं। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है लेकिन इसी प्रकार से होती है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट होते हैं वो होते हैं आपके सिफ के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर सिफ, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पोस्ट होती है वो स्टेवर्ड के लिए, और सबसे लास्ट में हाइजीनिस्ट के लिए। हाइजीनिस्ट के लिए सबसे कम पोस्ट होती है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए किस प्रकार से होता है। तो जो सिफ और स्टेवर्ड हैं इनमें क्या होता है, हाइजीनिस्ट में सिर्फ 2 डिजिट में ही पोस्ट होती है कभी भी, लेकिन सिफ और स्टीवर्ड में 3 डिजिट्स में पोस्ट आती है। वैकेंसीज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी सिफ में ज़्यादा, कभी स्टीवर्ड में थोड़ी सी ज़्यादा और कभी हाइजीनिस्ट में थोड़ी ज़्यादा, लेकिन हाइजीनिस्ट में 3 डिजिट में कभी वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एसएसआर के बारे में। तो एसएसआर में लगभग 2200 के आसपास वैकेंसीज होती हैं। 2200 के लिए जो सेलर हैं, 2200 सेलर्स की वैकेंसी होती है एसएसआर में। अच्छा, सबसे लास्ट में हमारा हो जाता है डबल ए। डबल ए की अगर बात करें तो इसमें अप्रोक्स 500 वैकेंसी, 500 वैकेंसीज होती हैं। सबसे अपर लेवल आता है डबल ए, सबको पता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो एसएसआर, उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो एएमआर। एएमआर में भी अगर सिफ की बात करें तो सिफ के लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, इसके बारे में कभी और बताऊंगा। लेकिन सिफ जो है सबसे ऊपर, देन हमारा स्टेवर्ड एंड देन हाइजीनिस्ट, ये तीनों इस प्रकार से होता है। तो ये तो हो गई वैकेंसीज की बात। अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो टोटल हमारा हो जाता है 400, यानी 400 एंड 2200 एंड 500। तो टोटल हो जाता है हमारा 2200 और 500 2700। ये जो है 12th लेवल के लिए यानी 12वीं पास लोगों के लिए, और एएमआर के लिए यानी जो 10th लेवल के लोग हैं वो 400। तो 10th लेवल के लोग 400 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, 12th लेवल के लोग करते हैं टोटल 2700 वैकेंसीज के लिए अप्लाई। लेकिन अगर बात करें तो दोनों का जो रेशियो होता है एप्लीकेशंस का यानी कैंडिडेट्स का, वो लगभग सेम होता है। यानी अगर बात करें 4.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं एसएसआर डबल ए के लिए, तो सेम 4.5 लाख लोग के आसपास एएमआर के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से होता है। अब आगे हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो दोस्तों अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा चेंज इन सिलेबस। चेंज इन सिलेबस, तो सिलेबस में क्या बदलाव होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों 2-3 बार से जब वैकेंसीज आ रही हैं उससे पहले एक अफवाह निकलती है कि सिलेबस बदलने वाला है, सिलेबस में कुछ बदलाव आने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एएमआर के बारे में कि एएमआर के सिलेबस में अगर बदलाव की बात की जाती है कि एएमआर के जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया जाएगा, तो जो ये 10th लेवल का सिलेबस होता है और जो भी है 10th की बुक में, जो भी है 10th की जो बुक होती है उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जिस प्रकार की बुक्स हैं,
उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका सिलेबस बनाया गया है। थोड़े बहुत बदलाव, आपको मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे, बाकी सेम टू सेम उसी प्रकार का है। तो अगर इसके सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाता है तो बस इतना ही सवाल उठता है कि आखिर क्या बदला जाएगा, क्या बदल सकते हैं इसमें। अगर कुछ हो सकता है तो कुछ चीज़ें हो सकता है ऐसी बाहर निकाल सकते हैं और बस इतना ही कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा बदलाव किया नहीं जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 10th लेवल की सिलेबस को 12th लेवल का बना दिया जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है पॉसिबल नहीं ना। तो बिल्कुल ये चीज़ से आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं चाहिए। अगर होने वाला है बदलाव अच्छी चीज़ है, अगर कुछ अच्छा बदलाव होता है तो अच्छी बात है, हम भी उसका समर्थन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इंडियन नेवी डायरेक्ट उसको बदल करके कुछ अलग ही लेवल पे लेके चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में कि क्या बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है, यानी कि AA एंड SSR, उसके सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं AA एंड SSR, इसके सिलेबस में क्या चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों आप खुद से सोचना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जिस तरीके से आपका एग्जाम होता है 100 मार्क्स का 60 मिनट्स में 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, साइंस, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स। इसमें क्या बदलाव संभव है। 12th लेवल का सिलेबस होता है और सभी चीज़ें लगभग इसी प्रकार की होती हैं। 12th के लेवल का सब कुछ होता है, सभी सवाल होते हैं। इसमें कितने बदलाव संभव है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है बाहरी डाली जा सकती हैं और कुछ निकाला जा सकता है, इसके अलावा कुछ बदलाव पॉसिबल नहीं है। अगेन मैं यही बोलूँगा कि इसके बारे में भी आगे आपको समझाया जाएगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम दिनों में आपको बताया जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें क्या बदलाव हो सकता है, यानी जो एग्ज़ाम का पैटर्न जिसे हम बोल सकते हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है एग्जाम पैटर्न में, अगर बदलाव की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर ये समझिए, एग्जाम पैटर्न में अब अगर एडवर्टाइजमेंट जारी होता है तो फी, एग्जाम डेट में बदलाव, एग्जाम के क्राइटेरिया में बदलाव, किस तरीके से एग्जाम होगा इसमें बदलाव, ये सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फी के बारे में। तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ है हमारा, और इसके वजह से भी अगर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है आने वाले टाइम में 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक, जब तक कोविड-19 का असर रहता है, तो कुछ ज़्यादा ही संभल कर एग्जाम में जाना होगा कैंडिडेट्स को भी, और जो संस्था एग्जाम करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी, उसे भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। तो इसको देखते हुए मे बी आपके फी को थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सकता है, और मे बी जो 215 रुपये आपको देने पड़ते हैं वो 225 रुपये देने पड़े, या फिर 245 रुपये देने पड़े। और अगर 30 रुपया बढ़ाया जाता है, दैट मीन्स ये एक ह्यूज डिफरेंस लाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और सबका 30 रुपया बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से तो मे बी ये चीज़ें की जा सकती हैं आपके लिए अच्छा करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। ये तो आगे फ्यूचर में हमें पता चलेगा। साथ ही साथ जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें लगभग पहले की जैसे ही जो आपको फी में मिलता है फ़ायदा वो मिलते रहेगा, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो तो। बाकी कुछ इसके रिगार्डिंग एग्जाम में बदलाव नहीं हो सकता है। एग्जाम डेट्स में बदलाव हो सकता है, दैट मीन्स कि अगर आपका सितंबर में एग्जाम होता था हमेशा, तो मे बी अब अक्टूबर में हो जाए, यही बदलाव हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें बदल सकती हैं। बाकी फिजिकल एग्जाम के बारे में और मेडिकल एग्जाम के बारे में आगे हम बात करेंगे, उसका एग्जाम हो जाए एक बार उसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ बदल सकती है आपके एग्जाम पैटर्न में। अब बात करते हैं हम कि हमारे DOB में क्या बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ के बारे में, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इसमें क्या बदलाव हो सकता है, इस बार ये बात करते हैं। दोस्तों ध्यान देना, डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपर एज लिमिट एंड लोअर एज लिमिट दोनों जो है एक बार बदला जाता है। यानी अगर बदलाव होगा तो काफ़ी टाइम बाद इंडियन नेवी एक बार बदलेगी कि ये टाइम से ये टाइम होगा। बार बार क्राइटेरिया में चेंज नहीं किया जाता है, ये मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बिल्कुल ही रिलैक्स रहो। जो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्राइटेरिया है उनका वेबसाइट पे, अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट के लिए वो सेम टू सेम रहने वाला है। अब हम
जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी आपके मन में हमेशा से घूमते रहती है, हमेशा ये सवाल चलते रहता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डबल ए के बारे में। तो डबल ए में जैसा आप लोगों को पता है कि 60% आपका होना चाहिए आईएससी में, या फिर 60% से एवॉव, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं डबल ए के लिए। तो अगर बात करें इसमें क्या चेंज हो सकता है, तो इसमें लगभग कुछ भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। जो जैसे चलते आ रहा है वैसे ही आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा एसएसआर। एसएसआर में क्या होता है, एसएसआर में आपको कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इस तरीके से करना होगा या फिर आपको इतने परसेंट लाने होंगे, इतना परसेंट आपका होना चाहिए। आप नॉर्मली पास हैं, अगर आईएससी में अच्छे तरीके से पास होना चाहिए बस। आप तो पास हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं एसएसआर के लिए। तो इसमें भी कुछ बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें बदलती नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण है एमआर। एमआर के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वेट करते हैं। तो एमआर की अगर बात करें तो सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए। 10th अगर आपने पास किया है, चाहे जो भी डिवीज़न हो आपका, जो भी मार्क्स हो आपके, जितने भी परसेंटेज हो आपके, मायने नहीं रखता है। परसेंटेज बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, और इसमें भी बदलाव होने के चांसेस बहुत ही कम है, या फिर ऐसा बोले कि बिल्कुल नहीं है। तो इसमें परसेंटेज जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगेन एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों का जितने परसेंट पे एडमिट कार्ड मिलता था, आता था, सेम वैसे ही इस बार भी रहने वाला है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम आगे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि डबल ए प्लस एसएसआर, इसका जो कंबाइंड एग्जाम होता था, क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? गाइज अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। डबल ए और एसएसआर का एग्जाम कंबाइंड ही होगा, एक ही साथ होगा। जो सिलेक्शन जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से आपकी की जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है और लास्ट चीज जो है वो है चेंज इन एग्जाम सेंटर। चेंज इन एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर में क्या कोई बदलाव हो सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कैसे, देखिए, एग्जाम सेंटर जिस प्रकार से आपको सिलेक्ट करने को दिया जाता है उसी प्रकार से आपको दिया जाएगा, और आपको बहुत ही सतर्क होकर, बहुत ही ध्यान देके, ड्यू टू कोविड-19 ये चीज सिलेक्ट करनी होगी, यानी अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होगा। आपको जहां जाना है, जिस एग्जाम सेंटर पे, जिस सिटी में आपको एग्जाम देना है, वो बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करनी होगी। मैं वैसे बताऊंगा आपको कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, सब कुछ जब आप लोगों के लिए अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो बस वेट करो अब एप्लीकेशन फॉर्म का, और उसके बाद अप्लाई करो, आराम से एग्जाम दो। मे बी भगवान करे आप लोग एग्जाम को क्रैक भी करो, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। विदाउट मेहनत कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत करके पास कर जाओगे, तो नहीं, आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला आगे चला जाएगा। तो आपको हार्डवर्क करनी होगी, हार्डवर्क आपको करनी होगी, और अभी से स्टार्ट करनी होगी। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करनी होगी। अगर दोनों करोगे तभी आप आगे जाओगे और आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, क्योंकि कंपटीशन जो है वो काफ़ी हार्ड हो गया है। तो इस वीडियो में ये सारे डाउट्स जो थे आपके वो क्लियर करने थे। आई होप मैंने कर दिया हो। अभी भी कोई डाउट हो आपके मन में तो आप पूछ लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक, और साथ ही साथ आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके, क्योंकि शेयर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो शेयर जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी स्ट्रेस हो अपनी फैमिली को बताओ या फिर अपने किसी फ्रेंड को बताओ, लेकिन अपने दिमाग में रख के उसे घूटो मत, अंदर ही अंदर। यही बोलूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।